अगर हम आगे चलें तो हमारे पास अमेंडमेंट आर्टिकल 63A, ओ माय गॉड, 63A में आपको अगर याद होगा तो उमर तबनियाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी थी कि उसमें जो था उन्होंने ये कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो फिर उनका वोट काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी हॉर्स ट्रेडिंग का जो रास्ता था वो रुक गया था। और फिर बंदों को इस तरह करना, पार्टी ने अगर एक इंस्ट्रक्शन दी है तो उसके अगेंस्ट जाना, तो उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता रुक जाना था। अब लेकिन इन्होंने इसमें भी अमेंडमेंट किया और बड़ी ख़तरनाक है। ठीक है, तो ज़रा हम देख लेते हैं 63A इसकी क्लोज 1 में पैरा बी में। ठीक है, फिर क्लोज 4 में आफ्टर फुल स्टॉप, फिर क्लोज 5 में फॉर द वर्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 उन्होंने अमेंडमेंट्स का बोला है। चले हम देखते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, ये वाली सारी इसमें वो ये क्लोज 1 इसका पैरा 2 बी सॉरी, इसमें उन्होंने कहा वोट्स। ठीक है, वोट्स के बाद उन्होंने कहा है कि जो है आपने एक्सप्रेशन क्या डाल देना है कि विच शैल बी काउंटेड। ठीक है, एक तो वोट्स के बाद आपने क्या इंसर्ट कर देना है, विच शैल बी काउंटेड, ये एक्सप्रेशन आपने इंसर्ट करना। ठीक है, यानी पहले तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट काउंट ही नहीं होगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपने डिसीजन में कहा था कि वो वोट काउंट नहीं होगा और वो मेंबर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन की थी उन्होंने 63A की। तो यहाँ पर जैसे कि अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली कहा है कि वोट्स के आगे जो है जब तरमीम एक ये भी तजवीज़ है कि उसके बाद जो एक्सप्रेशन डालना है वो शैल बी काउंटेड होगा। यानी कि आप ये देखें जैसे हॉर्स ट्रेडिंग और ख़रीदो फरोख्त मेंबर्स की मनवी सिंध हाउस, काफ़ी पंजाब हाउस, चांगा मांगा की सियासत सारी फिर से जिंदा हो जाएगी। किस तरह मेम्बरान को जो बंद कर दिया जाता है और जब तक वो वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इसमें किसका हाथ होता है आप सबको ये मालूम है। तो इससे ये सारे रास्ते दोबारा से खोल दिए जाएंगे और जिससे फिर से मेंबर्स जो आवाम जिनको मुंतखब करती है वो अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, और अगर सौदा ना भी करते प्रेशर करके प्रेशराइज़ करके उनको उनसे जो है अपनी मर्ज़ी के किसी भी बिल या किसी भी लेजिस्लेशन, किसी भी एक्सटेंशन के हवाले से वो वोट ले सकेंगे। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन अराइज़ होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने, क्योंकि इसमें 3 तरमीम उन्होंने सजेस्ट की हैं, उसके बाद क्लोज 4 में उन्होंने कहा आफ्टर द फुल स्टॉप जो है उन्होंने कहा कि ये वाली आपने एक्सप्लेनेशन डालनी है। ठीक है, तो वो अगर हम देखें कि ये क्लोज 4 क्या कहता है, तो ये क्लोज 4 है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इस फुल स्टॉप के बाद, ये जो वैकेंट के बाद स्टॉप लगा हुआ है, इसके बाद एक आपने एक्सप्लेनेशन इसके अंदर इंसर्ट करनी है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको ये कहती है कि इस एक्सप्लेनेशन को अगर आप पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि उस जो भी पार्लियामेंट्री पार्टी के अगेंस्ट डायरेक्शन जाकर मेंबर ने वोट कास्ट किया है भी है, फिर भी उसका वो वोट काउंट होगा और वो वोट उसका ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक हो गया। वैसे तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी जहाँ पर उसके डायरेक्शंस को आप वायलेट अगर करेंगे तो डिस्क्वालीफाई 63A एक्चुअली में डिस्क्वालिफिकेशन के ही बारे में है कि मेंबर डिस्क्वालीफाइड कब कब होता है। तो एक ये भी है कि जब वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक डायरेक्शन दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी ने कहा है कि हमने इसको वोट इस बिल को वोट नहीं देना, लेकिन वो मेंबर क्या करता है कि वो ये काम कर लेता है, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन के अगेंस्ट गया। तो यहाँ पे 63A की जब इंटरप्रिटेशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने ये कहा था कि वो वोट पे काउंट नहीं होगा, वो बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन डाल दी और ऊपर से वो वोट के आगे भी उन्होंने एक्सप्रेशन डाल दी। यहाँ पे भी वो ये कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि जो भी हो वो पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट भी गया, फिर वो वोट काउंट होगा। इसका मतलब आप देखिए, समझ रहे हैं ना क्या ये क्या हो रहा है। तो यानी कि मेम्बर्स जब उनकी तादाद पूरी नहीं होगी तो वो ये जो है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए काम किया, जो कि किसी भी तरीके से जमहूरी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्लॉज 5 में जो वर्ड सुप्रीम कोर्ट है उसकी जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्ड की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डाल दिया जाएगा। यानी पहले तो ये है कि जो पार्टी है जो एग्रीव्ड होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वो डिक्लेरेशन भेजा जाएगा पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से कि इस बंदे ने हमारे जो है ये इस रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरा, और ये जो 63A में जो भी रीजन्स दी गई हैं वो रीज़न बता देगा, तो डिक्लेरेशन भेज देगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो है उस मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर देगा, और वो अगर वो जो पार्टी है जो एग्रीव्ड है पार्टी इलेक्शन कमीशन की डिसीजन, या फिर जो भी वो डिसीजन देता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर वो डिसीजन देने के बाद जो भी पार्टी एग्रीव्ड होगी वो सुप्रीम कोर्ट जाती थी पहले। ये अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 15 दिनों के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट 90 डेज़ के अंदर ये जो है अपील को डिसाइड करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बात ये है कि वो अग्री पार्टी, अब इस जो अमेंडमेंट अगर हो जाती तो उसके मुताबिक तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जाता। अब वो जो अग्री पार्टी है वो उधर उसको जाना होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना होता पहले, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको जाना होगा। अगर अमेंडमेंट्स हो जाती हैं जो कि नहीं होंगी, अगर हो जाती है तो फिर तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन बैठा होगा? हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर का सेलेक्ट किया हुआ चीफ जस्टिस, जो कि जारी बात एस्टैब्लिशमेंट अगर बंदे को ख़रीदती है या पार्टी किसी और जगह पे उसके वोट को यूज़ करती है तो फिर वो उसको गारंटी देगी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ऐसी गारंटी भी वो देगा। जो एस्टैब्लिशमेंट्स वाले हैं वो गारंटी भी देंगे उस पार्टी उस मेंबर को भी कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड भी हो जाएंगे तो फिर भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपको कहीं ना कहीं से रिलीफ दे ही देगा। चलें, तो ये 63A के हवाले से है।